आज हम लोग सेंट्रल न्यूरल एंड कोऑर्डिनेशन का एक कंपोनेंट है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और ये जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है इसके बारे में स्टडी करना है। तो एक्चुअली यह टॉपिक्स जो हैं वह 11th क्लास के एनिमल फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एक कंपोनेंट है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो बेसिकली सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, एक आपका ब्रेन और दूसरा जो है वह स्पाइनल कॉर्ड है। एक आपका ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि ब्रेन क्या है। तो जो जनरल कंसेप्ट हम लोगों के पास है कि ब्रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है? ये जो है वह इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उसको यह कंट्रोल करते हैं। कौन? ब्रेन। और ब्रेन से रिलेटेड कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में जो कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं उसमें से एक है फर्स्ट में कि इट जो यूज किया गया है ब्रेन के लिए कि इट इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो इसको क्या कहा गया है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। और सेकेंड में कहा गया कि इट एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इट एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जैसे यह कमांड और कंट्रोल सिस्टम को करते हैं, तो कैसे ये कंट्रोल करते हैं? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन के इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट्स। जो सबसे एंटीरियर पार्ट ब्रेन का होता है उसको फोर ब्रेन कहते हैं, मिडिल पार्ट को मिड ब्रेन, और पोस्टीरियर पार्ट जो ब्रेन के होते हैं उसको हिंड ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और जो 4 ब्रेन होते हैं उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रेन के बारे में फर्स्ट पॉइंट आया कि यह जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी है। और सेकेंड में कहा गया कि इट एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इट एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। ब्रेन जो होते हैं ये सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। और सिस्टम को जो ये कंट्रोल करते हैं तो वह अपने क्रेनियल नर्व्स के हेल्प से भी करते हैं। क्रेनियल नर्व्स। तो फिर आपको ब्रेन में आ रहा होगा कि ये क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में कहा जाता है कि द नर्व्स व्हिच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। और ह्यूमन बीइंग के केस में 12 पेयर्स, ह्यूमन बीइंग्स के केस में 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग के केस में कितना पेयर्स? 12 पेयर्स। तो उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसके बारे में कि इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स किसको कहते हैं? जिस पर आपका विल पावर होता है। जैसे क्लास 9th में आप सभी स्टडी टाइप्स ऑफ मसल्स का किए होंगे। और मसल्स वहाँ पे आप सभी स्टडी किए होंगे 3 टाइप्स का। जो फर्स्ट में था स्ट्राइटेड मसल्स, सेकेंड अनस्ट्राइटेड मसल्स और थर्ड थे कार्डियक मसल्स। जो स्ट्राइटेड मसल्स थे उसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा गया है। और वॉलेंट्री मसल्स उसको कहते हैं जिस पर हम लोगों का विल पावर होता है। जैसे हैंड है, इस हैंड पर हम लोगों का विल पावर है कि इस हैंड का यूज हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
जो पॉसिबल में हो। उसी ढंग से लेग जो हैं ये वॉलेंट्री मसल्स में आ सकते हैं, क्योंकि जब हम चाहेंगे इसका यूज कर सकते हैं मूवमेंट के लिए। आई जो है इसके थ्रू हम देख सकते हैं, आई को हम बंद भी कर सकते हैं। तो कुछ हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वह वॉलेंट्री पार्ट्स में आते हैं, ऐसे पार्ट्स जिन पर हम लोगों का विल पावर होता है, जैसे हैंड और लेग्स के केस में देखते हैं। उसके बाद कहता है कि बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को बैलेंस भी करते हैं। जब हम लोग ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट पढ़ेंगे तो पोस्टीरियर पार्ट में आप देखेंगे कि हिंड ब्रेन के 3 कंपोनेंट हैं, जहां पर आप सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स वेरुलाई को देखेंगे। और सेरेबेलम के केस में देखेंगे कि उसके फंक्शन में जो कहा जाता है कि इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, वह कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें फंक्शन लेग्स का भी होता है, पैर का, हैंड्स का भी फंक्शन होते हैं, आई का भी फंक्शन होता है और ईयर का भी फंक्शन होता है। और ये सारे फंक्शन एक ही टाइम में परफॉर्म होते हैं। और सभी फंक्शन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वह ब्रेन करता है, वह ब्रेन करता है। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शन सच एज लंग्स, हार्ट, किडनी, और साथ में थर्मो रेगुलेशन, सर्काडियम, 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी। तो ओवरऑल जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्रेन है और सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड है। और ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और ये हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि इट इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। सेकेंड, इट एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये एक्ट करते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और थर्ड में देख रहे हैं कि जो इनके फंक्शन से रिलेटेड है, जिनके बेसिस पर कहा जाता है ये हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जब ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी का है तो इसका प्रोटेक्शन भी चाहिए। और ये जो ब्रेन होते हैं, इस ब्रेन का हमारे बॉडी में जहाँ पर लोकेशन होगा वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन देना नेसेसरी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि जो ब्रेन होते हैं वह ब्रेन बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। और ब्रेन बॉक्स के लिए एक अदर टर्म है क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स का अदर नेम क्या है? क्रेनियम। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे कि ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं F फोर ब्रेन को, M रिप्रेजेंट करते हैं मिड ब्रेन को और H रिप्रेजेंट करते हैं हिंड ब्रेन को। अब ये जो ब्रेन है ये ब्रेन बॉक्स में प्रेजेंट है और ये ब्रेन बॉक्स में कवर्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं 3 लेयर से। जो इनके सबसे नज़दीक का लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं पायामीटर। इनके जो सबसे नज़दीक का लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? पायामीटर। ये क्या कहलाएंगे? पायामीटर। और पायामीटर के बाद जो सेकेंड लेयर होते हैं उसको कहा जाता अरेक्नोइड मीटर।
ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड, ये अरेक्नोइड मैटर है, और थर्ड जो होता है वह डूरा मैटर होता है। तो ये जो ब्रेन के जो सबसे नज़दीक का लेयर है इसको क्या कहते हैं, पाया मैटर, क्योंकि यह पास पास है इसलिए पाया मैटर। और जो ये मिडिल लेयर हैं इसको कहते हैं अरेक्नोइड मैटर। और यहाँ पर जो आप थर्ड जो देख रहे हैं जो सबसे दूर हैं तो इनको कहा जाता है डूरा मैटर। इनको क्या कहते हैं, डूरा मैटर। और यहाँ पर फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं। और इस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, फिगर ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। ये जो डायग्राम है वह रिप्रेजेंट किसको करता है, ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम को। और ये जो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम है इसमें प्रेजेंट क्या है, ब्रेन। और आप सभी जानते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट में आप सभी स्टडी किए थे कि क्रेनियम जो होते हैं उसके पास 8 बोन्स होते हैं। क्रेनियम के पास 8 बोन्स होते हैं। और इस क्रेनियम में लोकेशन किसका है, ब्रेन का है। और क्रेनियम का अदर नेम क्या है, ब्रेन बॉक्स। और ये जो ब्रेन बॉक्स होते हैं वह अपने 3 लेयर्स के हेल्प से ब्रेन को प्रोटेक्शन करते हैं। क्योंकि आप सभी शुरू में देखे भी थे कि ब्रेन जो होते हैं वह हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है तो उनका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल फॉर आप अपने घर में देखते होंगे जो मनी होते हैं घर में या गोल्ड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा जाता है कि कहीं से वह मिस ना हो जाए। तो उसी बेसिस पर ब्रेन भी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होंगे उनको प्रोटेक्शन उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इनको जो प्रोटेक्शन दिया जाता है 3 लेयर से, जो इनके पास के जो लेयर होते हैं उसको क्या कहते हैं, पाया मैटर। पास हैं तो पाया मैटर, और इनसे जो दूर हैं तो इनको क्या कहें, डूरा मैटर। और जो मिडिल के जो लेयर हैं उसको क्या कहते हैं, अरेक्नोइड मैटर। और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्रेन है और इस ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं उस 3 पार्ट्स के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपका ब्रेन, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट में आपका फोर ब्रेन, सेकेंड में मिड ब्रेन, और थर्ड में हिंड ब्रेन। तो ये जो आपका ब्रेन है और ये ब्रेन का एंटीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन। एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ये ब्रेन के क्या है, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट, तो ब्रेन का इंटीरियर पार्ट क्या कहलाएगा, फोर ब्रेन। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे
कि ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। एंटीरियर मीन्स होता है आगे का, फ्रंटल पार्ट, और जो इसकी पोस्टीरियर पार्ट होंगे ब्रेन के, उसको क्या कहेंगे, हिंड ब्रेन। और जो ब्रेन का मिडिल पार्ट होगा वह क्या कहलाएगा, मिड ब्रेन। ये क्या होंगे, मिडिल पार्ट। तो फाइनली क्या देख रहे हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। जो एंटीरियर पार्ट है ब्रेन का वह क्या कहलाता है, फोर ब्रेन, और जो ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है वह क्या कहलाता है, हिंड ब्रेन कहलाते हैं। और जो मिडिल पार्ट है वह क्या कहलाते हैं, मिड ब्रेन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फोर ब्रेन, देन आफ्टर मिड ब्रेन, और लास्ट में स्टडी करेंगे किसके बारे में, हिंड ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन को भी आगे चल के थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ब्रेन को हम लोगों ने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में, थ्री पार्ट में। ये जो फोर ब्रेन है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे थ्री पार्ट में। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है इसका, इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। और जो सेकेंड पार्ट होते हैं इसको कहते हैं सेरेब्रल, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसका अदर नेम क्या है, सेरेब्रम। इसका अदर नेम क्या है, सेरेब्रम। और जो थर्ड पार्ट होते हैं उसको कहते हैं डाइनसेफेलोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइनसेफेलोन। तो जैसे ब्रेन का इंटीरियर पार्ट था वह फोर ब्रेन कहलाया, उसी ढंग से फोर ब्रेन का जो इंटीरियर पार्ट होगा वह क्या कहलाएगा, ऑल्फैक्टरी लोब। और जो फोर ब्रेन का मिडिल पार्ट होगा वह क्या कहलाएंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रम। और जो फोर ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होगा वह क्या कहलाएगा, डाइनसेफेलोन। तो सिंपली इसको फिर से एक बार डिफाइन कर सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब, मिडिल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रम, एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज कॉल्ड डाइनसेफेलोन। और ये जो यहाँ पर आप देखते हैं कि फोर ब्रेन का जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है ये हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, और उससे जो क्रेनियल नर्व निकलते हैं उसको ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। तो स्पेशली यह नोज में इनका लोकेशन है, तो यह इंडिकेशन देता है कि ये जो सेंटर होंगे वह स्मेलिंग के लिए। और सबसे लार्जेस्ट ऑल्फैक्टरी लोब किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि डॉग के केस में स्मेलिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो जो लार्जेस्ट ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होंगे वह डॉग के केस में। सेकेंड जो देख रहे हैं कि यह मिडिल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है जिसको क्या कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रम। और ये जो पार्ट हैं, ये पार्ट स्पेशली ह्यूमन बीइंग को इंटेलिजेंट बनाते हैं, क्योंकि यह जो पार्ट होता है इनका जो स्पेशल फंक्शन है, ये सेंटर होते हैं किसके, थिंकिंग के, मेमोरी के और इंटेलिजेंसिया के। थिंकिंग, मेमोरी एंड इंटेलिजेंसिया कि ये सेंटर है। और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यह इसका जो अदर नेम आप सेरेब्रम देते हैं, इसके पास टू लोब्स होते हैं, इसके टू पार्ट्स होते हैं। और जो दोनों पार्ट्स होते हैं वह दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दोनों के बीच में एक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो होते हैं वह टू लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। और उसके बाद जो आप थर्ड पार्ट देख रहे हैं फोर ब्रेन का, ये जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज कॉल्ड डाइनसेफेलोन। और डाइनसेफेलोन का थ्री कंपोनेंट होता है, इपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इपीथैलेमस,
हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बारे में आप सभी को मालूम होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल कॉम्प्लेक्स को मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है। तो पहले सबसे पहले इसका बेसिक फंक्शन देखें, डाइनसेफ्लॉन। तो डाइनसेफ्लॉन ऐसा टर्म है, इसको याद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसको अगर हम गांव के बेसिस पे, विलेज के बेसिस पर याद रखने का प्रयास करें तो आसानी से याद हो जाता है। जैसे गांव में, विलेज में आप सुनते होंगे डाइन जोगिन का केस, तो अगर उसके बेसिस पर इसको ध्यान रखें, डाइन जोगिन सेफ्लॉन, या सिंपली कहे कि भूख प्यास निकट नहीं आवे, डाइन जोगिन जब नाम सुना दे। तो भूख प्यास, तो भूख का इंग्लिश क्या होता है? हंगर, और प्यास का थर्स्ट। तो डाइनसेफ्लॉन जो हैं वह हंगर थर्स्ट के सेंटर हैं। साथ में ये जो होते हैं वोमिटिंग, टेम्परेचर, एट्रैक्शन का भी सेंटर होता है। अब इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे स्पेशली सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे।